हेलो बच्चों, अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है, दैट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन। दैट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन मतलब आउटसाइड द एंटिटी। अगर आपको ऑडिट एविडेंस हासिल करना है तो आप एंटिटी के बाहर जाके एक्सटर्नल कंफर्मेशंस भी ले सकते हैं। किन से? इट मे बी raw material supplier, it may be your bank, it may be your competitor, it may be anyone, है ना? अब मुझे बताओ, अगर आप एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन लेते हो तो वो जो सोर्स है वो इन्फ्लुएंस होगा क्या? नहीं होगा, तो उसकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होगी। अपन ने पढ़े ना, जब आप इंटरनल सोर्स से लेते हो तो वो बायस्ड हो सकता है ना? क्लियर है? और वो डिपेंडेंट भी होता है मैनेजमेंट पर। तो जब आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेते हैं एंटिटी के बाहर से, सो इट इज़ मोर रिलायबल, इट इज़ मोर इंडिपेंडेंट, है ना? और ऑडिट एविडेंस अगर डायरेक्टली कौन ले रहा है? ऑडिटर ले रहा है, तो उसकी रिलायबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है? ऑडिट एविडेंस और रिलायबल कब हो जाएगा? अगर वो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में मतलब रिटर्न फॉर्म में मिल जाए, चाहे फिजिकल फॉर्म में मिले या किसी ऑनलाइन फॉर्म में मिले। क्लियर है? मगर आपको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में मिलना चाहिए, पेपर फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। और तो क्या बोला मैंने? एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ऐसे क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? बिकॉज सर जो एविडेंस मिलेगा वो रिलायबल होगा, वो इंडिपेंडेंट होगा, वो डायरेक्टली ऑडिटर को मिलेगा, किसी के थ्रू नहीं आ रहा है, और डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में रहेगा। क्लियर है? इसमें 330 भी लगेगा, रिस्क ऑफ असेसमेंट ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। उसी के लिए तो कर लेना हम लोग को रिस्क लग रहा है मटेरियल मिस स्टेटमेंट का। आपसे पूछेगा ना एक्सटर्नल कंफर्मेशन कौन से ऐसे के एप्लीबिलिटी के बाद आता है, तो बोला 330 लगता है तो 505 को लगाया जाता है ना? रिस्क असेसमेंट ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अगर आपको लगता है कि हो सकता है तो आपने 505 लगाना है और उस एविडेंस को हासिल करना है। अकॉर्डिंगली डायरेक्टली अगर ऑडिटर को मिलेगा तो मैंने बताया उसकी जो रिलायबिलिटी है वो बढ़ जाता है रेदर देन इंटरनली। यहाँ तक क्लियर है? ऑब्जेक्टिव आपको पता है, क्योंकि सर मुझे अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना है टू गेट रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस, इसलिए मैं क्या ले रहा हूँ? एक्सटर्नल कंफर्मेशन। क्लियर है क्या? है ना? इट इज़ अ रिटर्न रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम ए थर्ड पार्टी, और उस थर्ड पार्टी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? कन्फर्मिंग पार्टी। क्या बोल रहे हैं? कन्फर्मिंग पार्टी, जो ऑडिटर के सवालों के जवाबों को कन्फर्म करती है। ठीक है? जो भी क्वेश्चंस रहेंगे ऑडिटर के, वो अपने आंसर के फॉर्म में उसे कंफर्म करेगा, या तो जवाब दे के या जवाब ना दे के। ठीक है? अब हम लोग आ जाते हैं कि कितने प्रकार से क्वेश्चंस रिक्वेस्ट की जाएगी। ठीक है? 4 प्रकार है बेटा यहाँ पर। अगर आपको सामने वाली पार्टी से डायरेक्टली पूछेगा ऑडिटर, पहली है पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, मतलब हमेशा रिप्लाई आएगा ही आएगा ना। अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिप्लाई तो आएगा ही आएगा, उन्हें बताना चाहिए आपको रिकॉर्ड, क्लाइंट के रिकॉर्ड आपको बताओ और एक्सपेक्ट करो। तो या तो वो रिकॉर्ड पर, ध्यान देना, या तो वो रिकॉर्ड पर एग्री करेंगे या वो रिकॉर्ड पर डिसएग्री करेंगे, बट जवाब चाहिए मुझे, क्योंकि जवाब हमेशा आने वाला है, इसलिए हम उसे पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बोलते हैं। ठीक है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने उन्हें इन्फॉर्मेशन दी रिगार्डिंग द क्लाइंट रिकॉर्ड और एक्सपेक्ट किया कि या तो वो उस रिकॉर्ड पर एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे, बट जवाब आना चाहिए। बट ये बात यहीं नहीं रुकेगी। अगर रिप्लाई नहीं आया, अगर रिप्लाई नहीं आता है ना, तो आपको फॉलो अप लेना होगा। ठीक है? रिमाइंडर कराना होगा, सर वो आपसे मैंने कुछ पूछा था उसका जवाब नहीं आया, बट रिप्लाई लेना ही होगा, चाहे वो एग्री करके दे या डिसएग्री करके दे, बट रिप्लाई चाहिए चाहिए, क्योंकि यहाँ रिप्लाई चाहिए ही चाहिए, इसलिए हम उसे पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट बोलते हैं। दूसरा, नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। इस पर आप सामने वाली पार्टी को क्लाइंट के रिकॉर्ड दिखा के आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो उससे डिसएग्री करेगा। यहाँ पर एग्री नहीं, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कंफर्मिंग पार्टी डिसएग्री ही करने वाला है जो इन्फॉर्मेशन मैंने उससे मांगा। तो अगर आप सर्टेन हो कि ध्यान देना, अगर आप सर्टेन हो कि डिसएग्री ही होने वाला है, तो आपको क्या बोलेंगे उसे? नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। मतलब ऑडिटर काफ़ी क्लियर है कि मुझे जवाब नहीं मिलने वाला, तो अगर उसको लगता है, क्योंकि आप उसे क्या नहीं दिखा रहे हो? रिकॉर्ड ऑफ क्लाइंट नहीं दिखा रहे हो, तो वो शायद आपसे डिसएग्री ही करेगा, तो नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट उसे कहेंगे। नॉन रिस्पॉन्स,
अब हमने जो सवाल पूछे एक्सटर्नल कंफर्मेशन के, या तो आपने जो पूछा उससे कम बताया या कुछ नहीं बताया, है ना। फेलियर टू कंफर्मिंग, आपने कंफर्म ही नहीं किया, या आपने जो रिक्वेस्ट की लिखा ना फेलियर टू फुली रिस्पॉन्ड, जो हमने पॉजिटिविटी मतलब पॉजिटिव कंफर्मेशन में क्या था, या तो जो जवाब देगा, सॉरी तो जवाब तो देगा ही, तो एग्री करेगा या डिसएग्री करेगा, तूने कुछ भी नहीं बोला मगर ना एग्री किया ना डिसएग्री किया, और जवाब आपने रेडी रखा है बट अभी तक डिलीवर्ड नहीं किया, या तो जवाब दिया ही नहीं ना, या आपने पॉजिटिव कंफर्मेशन के कोई जवाब नहीं दिया अभी तक, या वो अनडिलीवर्ड रह गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन रिस्पॉन्स। ठीक है, क्लियर है। जवाब मिला नहीं, या आधा जवाब दिया, या कुछ भी नहीं कहा, यहाँ जवाब पहुंचा नहीं। एक्सेप्शन का मतलब क्या होगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है क्लाइंट के रिकॉर्ड के बीच में और कंफर्मेशन पार्टी के रिकॉर्ड में। क्या नाम, कंफर्मिंग पार्टी कुछ और अगर बता रही है और क्लाइंट कुछ और बोल रहा है, जैसे हमने कंफर्मिंग पार्टी को बोला कि यार आपको ना जो क्लाइंट है वो बोल रहा है आपसे 10 लाख रुपए लेने हैं, है ना, और जो क्लाइंट और कंफर्मिंग पार्टी क्या बोलती है कि नहीं नहीं यार मुझे तो सिर्फ 5 लाख रुपए देने हैं। तो ये क्या हुआ आपका, बोलो इसको क्या बोलेंगे अपन, एक्सेप्शन। जब दो लोगों की, बोलिए, दो लोगों पर इनकन्सिस्टेंसी है ना, एक्सेप्शन। एक ऐसा रिस्पॉन्स जो डिफरेंस शो करे, इन्फॉर्मेशन जो मांगा है और इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है, ठीक है। मगर क्रॉस क्वेश्चनिंग के बाद इसमें ऐसे 500 एप्लीकेबल होगा। इसी एक्सेप्शन को हम लोग इनकन्सिस्टेंसी भी बोलते हैं, कि एक कुछ और कर रहा है दूसरा कुछ और कह रहा है, ठीक है। और आपको एक्सेप्शन दिखना होगा कि वो कहीं एंटायर पॉपुलेशन को इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा है। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, शायद आप लोगों को समझेगा। कुछ छोटे छोटे बिल होंगे, स्मॉल बिल, उसको लेके कुछ इनकन्सिस्टेंसी मिली एक्सटर्नल पार्टी में और क्लाइंट में, और वो बिल उतने रिलेवेंट नहीं है, इरेलेवेंट है, काफ़ी छोटा अमाउंट है, और वो लार्ज पॉपुलेशन का बहुत छोटा हिस्सा है। तो शायद, ध्यान देना, तो शायद हम उसे एक्सेप्शन ना माने, ठीक है, या वो उतना रिलेवेंट हमारे लिए ना हो, ठीक है ना, या हम उस पर क्वालिफाइड रिपोर्ट दे दें। बट अगर वो छोटे छोटे बिल एग्रीगेट में मिला के, ध्यान देना, वो छोटे छोटे बिल एग्रीगेट में मिला के पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया, एग्रीगेट ऑफ टोटल पॉपुलेशन, तो वो छोटे छोटे बिल को आप रिलेवेंट नहीं मानेंगे, और वो एक्सेप्शन आपके लिए क्या हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए आप लोग। हाँ जी, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 ऑडिटर ने पूछा ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड बात हो ना, कि भाई आपका अमाउंट मिला या नहीं मिला, आप बताइए कितना, 17, मिला या नहीं मिला दोनों मतलब पॉजिटिव कंफर्मेशन, मिला भी है तभी पता, नहीं मिला तभी पता, बट जवाब चाहिए मेरे को, है ना, जवाब चाहिए। और निगेटिव में क्या होता है, नहीं छुआ है ना तभी बताना, हुआ है तो नहीं बोलने का। तो कौन सा रिक्वेस्ट करेंगे, वो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, है ना, एग्री हो या डिसएग्री हो बट रिप्लाई करो, बताओ मुझे जवाब चाहिए। और जब डिसएग्री करो, मैं जो आपसे सवाल पूछूंगा रिकॉर्ड से रिलेटेड, तभी रिप्लाई करोगे तो निगेटिव कंफर्मेशन होगा। तो इसके लिए डिसएग्री की सर्टिनिटी आपको पता होनी चाहिए, और हमेशा जवाब आएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, कभी कभी जवाब नहीं भी आएगा, डिसएग्री भी करेगा सामने वाला, हर बार एग्री नहीं करेगा। तो डिसएग्री की सर्टिनिटी होगी तब नेगेटिव कंफर्मेशन करना, और दोनों में से कोई भी जवाब आ सकता है, बट जवाब इंपॉर्टेंट है, तो फिर वो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होगी। फिर आ जाइए आप, नेगेटिव कंफर्मेशन ऑफ रिक्वेस्ट को मैंने थोड़ा डिटेल में भी समझाया। नेगेटिव कंफर्मेशन में बी यूज, कहाँ यूज करेंगे, अगर ROMM लो है, ठीक है, ऑप्टेन सफिशिएंट एविडेंस मिल चुका है, पॉपुलेशन लार्ज है बट वो होमोजीनियस ट्रांजेक्शन है, तो वहाँ गड़बड़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं, एक्सेप्शन लो रेट है, ज़्यादा, है ना, ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी नहीं है क्लाइंट के बीच में और एक्सटर्नल कंफर्मेशन में, और ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ सिचुएशन और कंडीशन, जिसकी वजह से कोई, ध्यान देंगे, दैट कॉल्ड रिसिप्ट ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन टू बी डिस्चार्ज सच रिक्वेस्ट डिसरिगार्ड। मतलब मुझे ऐसी कोई सिचुएशन कंडीशन नहीं लग रही है जहाँ पर मेरी नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट को डिसरिगार्ड कर देगा, मतलब जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन पार्टी है वो जवाब देगा ही नहीं, वो देगा और डिसएग्री करेगा,
तो वहाँ नेगेटिव कंफर्मेशन में भी यूज कहाँ कहाँ पर, जहाँ रिस्क कम है और एविडेंस मिल चुका है, कुछ नॉर्मल से सवालात पूछ रहे हैं और जो सवालात हैं वो होमोजीनियस ट्रांजेक्शन्स को लेके, अकाउंट बैलेंसेस को लेके, डिस्क्लोजर्स को लेके, जो एक्सेप्शन है, इनकन्सिस्टेंसी है वो बहुत कम है। ऑडिटर को ऐसा लगता है कि ऐसी कोई सिचुएशन या कंडीशन अराइज नहीं हुई है जो नेगेटिव कंफर्मेशन को डिसरिगार्ड कर दे, है ना। तो जब ऐसी कंडीशन में आप श्योर हो जाओगे, चारों कंडीशन आ जाएगी, तो आप नेगेटिव कंफर्मेशन यूज कर सकते हैं। ये तो नॉर्मली लोग, कंपनियां क्या करती हैं, पॉजिटिव कंफर्मेशन, भले तू एग्री कर डिसएग्री कर बट जवाब तो दे भाई। और नेगेटिव कंफर्मेशन कहाँ यूज हो रहा है, जहां पर आपको पूछी हुई इंफॉर्मेशन पे डिसएग्रीमेंट ही मिलेगा। क्या मिलेगा, डिसएग्रीमेंट। तो आप कब जाओगे, जब आपको लगता है रिस्क कम है, इनकन्सिस्टेंसी कम है, अगर होमोजेनियस ट्रांजेक्शन है, थोड़ा बहुत अगर डिसएग्रीमेंट मिल भी गया तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो नॉर्मली क्या यूज करते हैं हम लोग, पॉजिटिव कंफर्मेशन। अब कंफर्मेशन की कुछ प्रोसीजर है, हमको ध्यान देना है। पहले आपको तो इन्फॉर्मेशन कौन सी चाहिए वो डिसाइड करना होगा, अकाउंट बैलेंस की, ट्रांजैक्शन की, या डिस्क्लोजर्स की। भाई एसेट को लेके पूछ रहा है, बिल्स को लेके पूछ रहा है, जो भी चीज़ है। फिर आपको किस पार्टी से पूछना है वो अप्रोप्रिएशन डिसाइड होना होगा। अप्रोप्रिएट मतलब भाई जो जैसे मेरे को बैंक से रिलेटेड, कैश से रिलेटेड कोई बात करनी है तो मैं बैंक के पास जाऊँगा। रॉ मटेरियल से रिलेटेड पूछना है तो मैं इन्वेंट्री होल्डर्स के पास जाऊँगा और प्लस सप्लायर के पास जाऊँगा। तो अप्रोप्रिएट बहुत सारी कंफर्मेशन पार्टी में से एक अच्छी वाली चूज़ करनी होगी जो आपको सही इन्फॉर्मेशन। फिर कंफर्मेशन को डिज़ाइन करना होगा कि आप जब सवाल पूछेंगे तो उसमें क्या क्या लिखा रहेगा। तो उसका मैं आपको बताता हूँ। यस, जब आप कंफर्मेशन को ड्रॉ कर रहे हैं, रिक्वेस्ट को, जो आप एक कागज़ बना रहे हैं ना कि मेरे को सवाल पूछ रहे हैं, तो किस किस चीज़ों को ध्यान में रख के बनाया जाएगा कि रिस्क कितना है, लेआउट और प्रेजेंटेशन कैसा दिखना चाहिए, वो लेआउट मतलब कागज़ कैसा दिखना चाहिए ना, किस फॉर्म में जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के, फिजिकल फॉर्म के, मैसेज फॉर्म के, व्हाट्सएप फॉर्म। प्रायर एक्सपीरियंस आपका शो होना चाहिए ऑडिट और सिमिलर एंगेजमेंट्स में, ठीक है। असर्शंस बीइंग एड्रेस, जिस असर्शन से रिलेटेड आप सवाल पूछने वाले हो वो आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन पार्टी को बताने पड़ेंगे। किस मेथड में कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, पेपर फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, अदर मीडियम में, ठीक है। और मैनेजमेंट का जो ऑथराइजेशन है, जो इंकरेजमेंट है टू द कंफर्मिंग पार्टीज, वो है या नहीं है। मतलब भाई अगर ऑडिटर कुछ पूछ रहा है एक्सटर्नल कंफर्मेशन पार्टी से और मैनेजमेंट ने उसे ऑथराइजेशन नहीं दिया कि नहीं कुछ सवाल जवाब देने ही नहीं है तेरे को, वो कुछ भी पूछ ले तेरे को मना ही कर देना है, और कंफर्मिंग पार्टीज भी विलिंगनेस अपनी शो नहीं कर रही है, यार जब तक मुझे मैनेजमेंट नहीं बोलेगा मैं आपको जवाब नहीं दूंगी, है ना। फिर क्या होगा, अगर हमको लगा कि मैनेजमेंट के प्रेशर में है वो, या मैनेजमेंट को छुपाना चाह रहा है, तो अपन क्या करेंगे फिर, बोलो एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर यूज करेंगे टू गेट, बोलो सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस। पूछताछ करेंगे, फिर इंक्वायरीज करेंगे, कहीं से भी कुछ ना कुछ हासिल करेंगे। हाँ जी, मतलब कंफर्मिंग पार्टी तभी रिएक्ट करेगी जब उसे मैनेजमेंट से क्या मिलेगा, ऑथराइजेशन। ये सब आपको देख, उसी के हिसाब से क्या डिज़ाइन करोगे, क्या डिज़ाइन करोगे आपकी रिक्वेस्ट, है ना। फॉलो अप तो लेना ही लेना है, मैंने आपको बताया है ना। अगर आपको ऐसा लगता है प्रीवियस रिक्वेस्ट में आपको बराबर आंसर नहीं मिला या जितना मिलना था उतना नहीं मिला, तो आप एक फॉलो अप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भी लेंगे, दोबारा से सवाल पूछेंगे उनसे, रीवेरीफाइड करेंगे जो उन्होंने बोला था पहले, उस बात को फॉलो अप लेके। क्लियर है, एक बार रिपीट कर लें क्या क्या चीज़ें, सवाल क्या क्या है। आपने पहले डिसाइड किया कौन सी इन्फॉर्मेशन पूछनी है, फिर वो इन्फॉर्मेशन किससे पूछनी है, फिर इन्फॉर्मेशन को आपको डिज़ाइन करना है, उसका लेआउट, उसकी रेलेवेंसी, है ना, कौन सी कंफर्मेशन पार्टी से पूछना, ऑथराइजेशन है या नहीं है, ठीक है। एक बार रिपीट कर लेते हैं क्योंकि इस पर सवाल पूछता कई बार, क्या क्या है जो इन्फॉर्मेशन पूछ रहा हूँ उसमें कितना एम है, रिस्क कितना इन्वॉल्व है, उसका लेआउट कैसा होगा, प्रेजेंटेशन कंफर्मेशन रिक्वेस्ट का, प्रायर एक्सपीरियंस शेयर करना होगा ऑडिट का, सिमिलर एंगेजमेंट्स का, कौन से असर्शन पे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो बताना होगा, मैं इन्फॉर्मेशन कैसे कम्युनिकेट करूंगा और आपसे कैसे एक्सपेक्टेशन करूंगा वो बताना होगा, मैनेजमेंट का ऑथराइजेशन आपको है या नहीं है, अगर है तो आप विलिंगनेस हो या नहीं इन्फॉर्मेशन शेयर करने में, वो लिखना होगा। और फिर फॉलो अप देना होगा, वापस से पूछना पड़ेगा एक्यूरेसी के लिए ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन जो मिली थी, और फिर इवेल्युएट करना होगा आपको, जो इन्फॉर्मेशन आपको दोबारा मिली उसको रिवेल्युएट करना होगा। अगर कोई इनकन्सिस्टेंसी मिलती है दोबारा फॉलोअप लेने के बाद में भी, है ना, या अगर कोई इनकन्सिस्टेंसी, है ना, अदर ऑडिट, तो अगर आपको कोई इनकन्सिस्टेंसी मिलती है दोबारा,
तो आप अदर ऑडिट प्रोसीजर्स मतलब ये एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं टू गेट कॉरोबरेटिव एविडेंस। ये सब करने के बाद में भी अगर आपको क्या मिलता है, इनकन्सिस्टेंसी। दूसरी बात, अगर आपने किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन पार्टी से कोई इन्फॉर्मेशन ली तो आपने क्यों ली, क्योंकि वो रिलायबल है। तो अगर आपको उसकी रिलायबिलिटी पे डाउट है, आपको लग रहा है वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, रिलायबिलिटी पे डाउट है ना, तो नो एक्सेप्शन होकर इनकन्सिस्टेंसी होगी ना। रिलायबिलिटी पे अगर आपको डाउट होगा तो आप एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं, अलग से पूछताछ, इंक्वायरी, अदर से डॉक्यूमेंट्स। एक्सेप्शन ऑकर नहीं होगा। एक्सेप्शन कब ऑकर होता है, जब अपने को डाउट रहता है कि जो कंफर्मेशन पार्टी ने जो बोला और जो एंटिटी ने बोला उसमें फ़र्क है। यहाँ तक समझ में आ गया। और लास्ट क्या, अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर रहा है कि मत पूछो ना, मत जाओ, इसके पास में कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के पास में मत जाओ, तो अपन क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे वो ऐसा क्यों बोल रहा है, क्यों नहीं चाहता कि मैं उससे जाके बात करूँ, और ऑडिट एविडेंस हासिल करेंगे, है ना, वैलिडिटी और रिजनेबल के साथ में। फिर मैनेजमेंट के रिफ्यूज़ल का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या कोई एविडेंस मुझसे छुप सकता है, कोई क्या मिस स्टेटमेंट छुप सकता है, कोई फ्रॉड छुप सकता है, वो मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है। और अगर ये सब मुझे मैनेजमेंट अलाउ नहीं कर रहा तो फिर अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर अपनानी पड़ेगी टू गेट द रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। ये कुछ और तरीके अपनाने पड़ेंगे। अगर ऑडिटर को लगा कि मैनेजमेंट मुझे अलाउ नहीं कर रहा है और वो बहुत ही अनरीजनेबल लग रहा है ना, तो फिर मैं क्या करूँगा, रिलायबल एविडेंस के लिए अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर को यूज़ करूँगा। ठीक है। और ऑडिटर शेल कम्युनिकेट विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस, कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप, एज पर ऐसे 260 आप मुझे क्यों नहीं पूछने दे रहे हो, है ना। मैनेजमेंट के रिफ्यूज़ल पे आप किसके पास जाओगे, TCWG के पास में, और बोलोगे भाई मैं अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर अपनाने वाला हूँ क्योंकि मुझे मैनेजमेंट रिफ्यूज़ कर रहा है, परमिशन नहीं दे रहा है कि मैं कंफर्मेशन पार्टी से बात करूँ। 705 में फिर क्या दूंगा मैं, रिपोर्ट तैयार करूँगा और कौन सा दूंगा, क्वालिफाइड, बोलो क्वालिफाइड। ROMM होगा तो एडवर्स एविडेंस से रिलेटेड बात होगी तो डिस्क्लेमर। ठीक है, क्लियर हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, मैनेजमेंट के रिफ्यूज़ल क्या होगा। मुझे अगर उनका रिफ्यूज़ल रीजनेबल लगा और उससे मेरे को ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रही है तो मैं अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर अपनाऊंगा, और वो करने से पहले मैं कम्युनिकेट करूंगा TCWG से कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, आप बताइए मैं ऐसा क्यों ना करूँ। मैनेजमेंट और TCWG में फ़र्क होता है ना, क्लियर है। और जो भी रिजल्ट आएंगे इसके एक्सटर्नेशन कंफर्मेशन प्रोसीजर के, है ना, अगर ध्यान दो, जो भी रिक्वेस्ट आपके पास आई है, मतलब रिस्पॉन्स आए सॉरी, और उसकी रिलायबिलिटी पे अगर आपको शक है, वो लग रहा है रिलायबल नहीं है, डाउट है, डाउट मैंने आज आपके ऊपर पढ़ा है ना, तो फिर आप क्या करोगे, उन डाउट को दूर करने के लिए फर्दर ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करोगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आपको लग रहा है कि उनकी जो आपको जो रिस्पॉन्स मिला वो रिलायबल नहीं है और उसका इम्पैक्ट आगे जाके फ्यूचर में पड़ सकता है, किस पर, ROMM पर, है ना, तो आप अदर प्रोसीजर्स अपनाओगे टू गेट, बोलो, ऑडिट एविडेंस। बाकी ये तो पढ़ा दिया मैंने आपको, एक्सेप्शन 4 पॉइंट पढ़ा दिया, नेगेटिव कंफर्मेशन कहाँ एप्लीकेबल हो सकती है। ठीक है। जो नेगेटिव कंफर्मेशन है वो लेस परसेसिव एविडेंस देती है, क्योंकि वो सिर्फ आपसे डिसएग्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रही है ना। पॉजिटिव वाले में क्या है, जवाब आ रहा है, भले वो जवाब एग्रीमेंट को लेके हो, डिसएग्रीमेंट को लेके हो, तो वो ज़्यादा परसुएसिव है। तो नॉर्मली ऑडिटर इसको यूज़ नहीं करता, बट कब करेगा, अगर ये 4 कंडीशन होगी जो मैं आपके ऊपर पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। क्या थी वो 4 कंडीशन, एक बार रिपीट कर लेंगे फटाफट। अगर आपको ऐसा लगता है जो ROM है वो लो है, एविडेंस मुझे मिल चुका है, एक्सेप्शन लो रेट पे है, क्लाइंट उस पर इनकन्सिस्टेंसी नहीं है, पॉपुलेशन होमोजीनियस है और सेम ट्रांजेक्शन के, और ऑडिटर को ऐसी कोई सिचुएशन और कंडीशन नहीं लग रही जहाँ पर मुझे मुझे लगता है कि जो मेरा एक्सटर्नल कंफर्मेशन पार्टी है वो डिसरिगार्ड करेगा मेरा नेगेटिव कंफर्मेशन को, मतलब वो तो डिसएग्री कर ही देगा, डिसअप्रूवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, क्लियर है, खत्म। ये मुझे बताओ कोई डाउट आता है तो। ओके, चलो।